प्रयोग किया गया था। लेकिन उस जो फ्लड में एक्सपीरियंस रहा उसमें लोकल पुलिस का बड़ा अच्छा काम रहा था। और जब जिलों से मांग की जाती थी कि आपको और क्या संसाधनों की आवश्यकता है, तो उसमें ज़्यादातर जो बोट्स और इनके अलावा जो डिमांड होती थी तो वो होती थी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ। ये बड़े स्पेशलाइज्ड फोर्स हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और नेशनल। तो इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। पुलिस का आप जानते ही हो कि काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है उसमें। जैसे अब बाढ़ आई तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो पुलिस ही होती है। आप ही लोग सबसे पहले पहुंचते हैं, स्पेशलाइज्ड फोर्स तो बाद में आती है। तो आपको वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वहाँ पे नाविक हैं, उनकी नावें हैं, कौन से अच्छे गोताखोर हैं। तो ये सब चीज़ें लेके और पुलिस सबसे पहले वहाँ पहुँच के और उसको रेस्क्यू करती है। उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप जाएं तो आपके साथ जो भी टीम है उनके पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए। लाइक छोटे छोटे से आपके पास रस्सा हो, टार्च हो, आपके पास स्विमिंग के लिए जो ट्यूब होते हैं वो हो, उनसे आप रेस्क्यू कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी आप रेस्क्यू के लिए नाव भेजी, बोट्स गई, तो देखा गया कि वहाँ पे लोगों को जल्दी होती है उसमें से निकलने की। तो वहाँ भी पुलिस का रोल आ जाता है कि आप उसमें अगर पुलिस है तो ओवर क्राउडेड नहीं होने देते, अदरवाइज वो ओवर क्राउडेड हो जाएगी तो वो पलट सकती है। तो वहाँ हमारा रोल होता है। एक कोसी 2008 में कोसी में एक बड़ा जबरदस्त बाढ़ आई थी, आप लोगों ने सुना होगा, बिहार में। तो वहाँ तो ये हुआ था कि वो पुलिस लेट थी, तो जो बोट थी उनको भी जो मिसक्रिएंट्स लोग थे, गूंज थे, उन्होंने वो बोट तक अपने कब्जे में ले ली थी। तो पुलिस का रोल इस तरह से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनको फिर रिलीव करना, उनको उनके स्थान पर पहुंचाना। फर्स्ट रिस्पॉन्डर तो हम ही होते हैं। हमको हमारे पास ही अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। हमारे पास हमको ही पता होता है कि इनको कहाँ रिलीफ करके ले जाना है, कैसे इनको रेस्क्यू करना है, कहाँ से इनको मेडिकल हेल्प दिलाना है, किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, किस तरह से हमको कंटिजेंसी रूट रखना है जिसमें कि आपको तत्काल सहायता पहुंच सके और बिना बाधा के वहां तक आदमी पहुंच सके। एक और मुझे उदाहरण याद आ रहा है 1999 का। ये हालांकि है उड़ीसा का। कटक में एक सुपर साइक्लोन आ गया था, तो वो वहाँ का जो कलेक्ट्रेट था वो भी पूरा घिर गया था और लोग वहाँ फंस गए थे। वहाँ के डीएम साहब को भी हमारे जवान गए थे जो पुलिस के, और वही निकाल के लाए थे अपने कंधों पे रख के और उनको लेके आए थे। तो ये क्या है कि इन चीज़ों से हमको वाकिफ होना चाहिए। आपका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है क्योंकि आप एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हो, सबसे पहले आप ही लोग पहुंचते हो। एक यूनिफॉर्म फोर्स के रूप में हम पहुंचते हैं तो लोगों को ये विश्वास होता है कि अब हमें कोई रिलीफ मिलेगी। दूसरा आता है एक भूकंप। मुझे लगता है कि आप लोगों में से शायद ही किसी को उसका अनुभव हो। ये जो अभी लास्ट आया था, मुझे याद है उस समय मैं जबलपुर में पोस्टेड था, 1997 में आया था। 21 और 22 मई की रात्रि में आया था ये। हमें याद है कि 21 तारीख को इंडो पाक मैच था, डे एंड नाइट। तो ये जब भी वो मैच वहाँ पे होता है जबलपुर में तो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, तो फोर्स लगा रहता है। सारा फोर्स लगभग 12-1 बजे करीब फ्री हुआ था और सब लोग घर पहुँचे। 1-1:30 बजे तक खाना वाना खा के फ्री हुए होंगे और सुबह ही सुबह 4-4:30 बजे वो भूकंप आ गया था। सब लोग जैसे थे सबको कॉल किया गया, नींद में ही सब लोग उठे। इवन मेरा भी जो घर था वो पूरा ब्रिटिश समय का था, तो वो एक राफ्टर आके मेरे ऊपर भी लाके यहाँ लगा था। हम लोग सब कंट्रोल रूम पहुंचे तो उस समय ऑलमोस्ट सारे जो बिल्डिंग्स थी वो क्रैक हो गई थी। रेक्टर पैमाने पे लगभग 6.4 उसका जो मेजरमेंट था उससे वो भूकंप आया था। और हुआ ये था कि गर्मी के दिन थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, आप जो भी कैलामिटीज आती हैं, आपदाएं आती हैं, वो तो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन पुलिस का रोल कई दिनों तक चलता रहता है। तो उसमें हुआ ये कि जितनी भी बिल्डिंग्स थी, मेजर और टंकी थी पानी की बड़ी बड़ी, उनमें सब में क्रैक्स आ गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि गर्मी का दिन है और सारी टंकियां फूट गई, पानी की सप्लाई हो नहीं रही थी। तो रोजाना वहां पे चक्का जाम की स्थिति बनती थी।
मैंने एवरेज जो चक्का जाम वहाँ पे हुआ करते थे वो 20 और 22 चक्का जाम डेली होते थे, केवल पानी को लेके। एक दिन मैंने गिना था मैक्सिमम हुए थे 34 चक्का जाम एक दिन में, और सारे विश्व की निगाहें वहाँ पे थी और मीडिया पूरा पहुंच गया था। और ये इंस्ट्रक्शंस थे कि आप किसी भी तरह से कोई भी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ समझा बुझा के ही उन लोगों को आपको अलग करना है। तो पानी की प्रॉब्लम को लेके वो काफी कुछ होता था। फिर क्या हुआ कि जो बिल्डिंग्स क्रैक हो गए तो उन्होंने कहा अब इनका सब रिलीफ वर्क चलना है, उसके पहले सर्वे होना है। तो सर्वे करने के लिए टीम जाती थी, तो उसमें भी पुलिस का रोल होता था। अब वो सर्वे करने गए तो उन्होंने कहा कि साहब जिनको पहले ये पॉलिसी बनाई गई कि जिनके कम टूट फूट हुई है घरों में उनको कुछ कम पैसा दिया जाएगा, उस समय शायद 3,000 ही ऐसा कुछ था, और जिनमें ज्यादा मेजर क्रैक से उनको 5,000 दिया जाएगा। वो सर्वे हुआ, वो आए और दूसरे दिन पैसा बटा, तो फिर लोगों में रोष उत्पन्न हो गया कि साहब ये हमारा तो मेजर क्रैक था, जो सर्वेयर टीम आई थी इसने जो है वो माइनर बता दिया, हमको तो 5,000 चाहिए। उसको लेके चकाजाम हो गए, पानी को लेके चकाजाम चल रहे थे। फिर ये हुआ कि साहब वो सबको फिर पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने कहा सबको अब एक जैसा पैसा बांटा जाएगा, चाहे मेजर क्रैक हो चाहे माइनर क्रैक्स हो। फिर राहत राशि बंटना शुरू हुई, और आपको उस समय ये सब कुछ जनधन योजना के तहत इतने सारे कुछ खाते वाते खुले नहीं थे, तो मैनुअली जो है वो पार्टियां जाती थी पुलिस की, जिस तरह से अपन लोग बूथ वाइज चुनाव में पार्टी भेजते हैं, हम रोज पार्टी भेजते थे। तो वो किट बॉक्स में जाते थे पैसे भर भर के, फिर बाद में उतने ज्यादा लोग निकलते गए, सर्वे होता गया, ज्यादा ज्यादा लोगों को पैसों की आवश्यकता पड़ने लगी, तो बोरियों में भर भर के नोट जाते थे। और उसमें किसी में एक सिपाही जा रहा है, किसी में एक होमगार्ड का सैनिक है, और एक साथ में पटवारी है या एक टीचर है, और इस तरह से करके वो पैसे वहां पे बांटने के लिए जाते थे। तो वो भी एक अपने आप में बड़ा काम था कि किसी तरह से उसकी इतना सारा पैसा रखा हुआ है बोरी में भर के, एक जवान है साथ में और वो बांट रहा है। तो ये हुआ। फिर जब ये राहत राशि बंटने लगी तो फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा साहब हम तो एक घर में रहते हैं, लेकिन ये मेरे छोटे भाई का रहता हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तो आपने राहत राशि मेरे बड़े भाई को दे दी, मुझे तो मिली नहीं। तो उस पर से फिर एजिटेशन शुरू कर दिया, और साइमल्टेनियसली जो ये चल रहा है आपका पानी को लेके जगह जाम, वो चल ही रहा है। फिर से पॉलिसी चेंज हुई, तो उन्होंने कहा साहब अब जितने घर में चूल्हे हैं सबको राहत राशि बांटी जाएगी। एक एक घर में कई बार लोग 2 चूल्हे रखते हैं, तो एक एक घर में 3 3 4 4 जगह लग गए। उन्होंने कहा साहब 4 लोग रहते हैं अलग अलग, भले ही साथ एक साथ रहते थे, तो वो उसको लेके काफी पैसा बांटने में और उसमें बड़ी दिक्कतें आई। अब इधर क्या हुआ कि रोज जो आपको इसके बाद निपटना पड़ता है वो होता है सबसे ज्यादा रूमर बहुत फैलती है इस बीच में। रोज रूमर्स फैल जाती थी कि सब आज फिर भूकंप आने वाला है, जबकि भूकंप की भविष्यवाणी आज तक नहीं हो पाई है कि पहले से पता लग जाए कब आने वाला है। तो लोग फोन करते थे, कंट्रोल रूम फोन करते थे, थाने फोन करते थे, जिन अधिकारियों से जो परिचित थे उनको फोन कर करके पूछते थे कि साहब आज भूकंप आने वाला है क्या, हमको तो ऐसा पता लगा है। तो आप भले ही लोगों को बोलो नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता बन गई कि साहब भूकंप आने वाला है। तो क्या होता था कि सारी जनता वो सड़कों पे आ गई रात में सोने के लिए, कोई पार्कों में सोने लगे, कोई गलियों में सोने लगे, कोई सड़कों में सोने लगे। तो वो एक प्रॉब्लम अलग शुरू हुई कि वो जो चोर उचक्के थे उन्होंने घर में जाके चोरियां करना शुरू कर दी। महिलाएं और लड़कियां बच्चियां सड़कों पे थी, उनके साथ छेड़खानी शुरू हो गई। तो पुलिस का रोल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था कि वही आदमी इतने सारे चकाजाम झेलता था, इतनी जो रूटीन की ड्यूटियां होती थी वो करता था, फिर प्लस वीआईपी आ जाते थे उनको देखना पड़ता था, और फिर रात में भी उतनी ही गश्त करना पड़ती थी उसको। तो राउंड द क्लॉक आदमी को ड्यूटी करना पड़ रही थी, क्योंकि आप जितनी ज्यादा पूरी पब्लिक शहर की आपके बाहर आ गई है तो आपको उतनी ज्यादा गश्त बढ़ानी पड़ रही है। तो काफी मुसीबतें उस समय पुलिस को झेलनी पड़ी। तो मेरा ये कहना था कि ये जितनी तरह की, आपको बताने का मतलब यही था कि ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं इसमें हमारा काम आने वाले कई दिनों तक चलता है। हमने 1 महीने तक राहत राशियां बढ़ती रही और 1 महीने तक लोग चकाजाम करते रहे, बड़ी मुश्किल से जाके फिर वो सब कुछ ठीक हुआ और वो पटरी पे आया। तो 1 महीने 1.5 महीने तक पुलिस को बहुत ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ी। उस समय काफी मध्य प्रदेश भर की फोर्स आ गई थी। होपफुली दोबारा ऐसी कोई स्थिति ना आए और आप लोगों को ये सब झेलना ना पड़े।
तो ये तो हो गए हमारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब मैं आपको बताऊं जो मैन मेड आपदाएं होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आपको याद होगा, सभी ने सुना होगा कि 84 में भोपाल में गैस रिसाव हुआ था, यूनियन कार्बाइड का है जानकारी किसी को? काफी लोग मारे गए थे। आज भी, आज की तारीख में भी उनकी जनरेशन जो है वो उसको लेके सफर कर रही है। तो इसी को लेके मुझे एक मौका मिला था अमेरिका में एक ट्रेनिंग में जाने का। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के चार्ल्स टाउन जगह है, वहाँ पे उनका ट्रेनिंग सेंटर था। जब हम गए तो वो जिस तरह से दिल्ली बम्बई के बारे में लोग जानते हैं, आप जानते हो कि न्यूयॉर्क कहाँ है, वाशिंगटन कहाँ है, वो सब भोपाल को लेके परिचित थे पूरे। जब इंट्रोडक्शन हुआ, हमने बताया कि साहब हम भोपाल से हैं, तो मैं बिल्कुल बड़ा उनका एक अट्रैक्शन था सेंट्रली कि ये भोपाल से आदमी है। और उन्होंने 85 में फिर अपनी इसकी पूरी प्लानिंग की है, पूरा एक्ट बनाया, एसओपी तैयार की, वो सब 85 की थी। तो उसमें जब पूछा तो उन्होंने बताया कि साहब ये जब आपके यहाँ इंडिया में ये सब हुआ था यूनियन कार्बाइड का, उसके बाद ही हम लोगों ने ये जो अपनी पॉलिसी निर्धारित की है। फिर मौका मिला तो उनके हमने वहाँ पे ट्रेनिंग भी ली और जो उनके फायर स्टेशन हैं उनको भी विजिट किया। उनके जो फायर स्टेशन हैं उनको देखा मैंने, तो वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है। मैंने जैसे हमारे यहाँ है फायर फाइटर है तो ये माना जाता है कि वो केवल आग बुझाने के लिए काम जानता है, या एक ऊंची सीढ़ी कर देगा तो कोई ऊपर है छत पे उसको रेस्क्यू करके ले आएगा। उनके जो व्हीकल हैं उनको जब हमने देखा तो उसमें सारी सुविधाएं हैं कि अगर आपको बाढ़ आती है तो भी वो मदद कर सकते हैं, किसी तरह की फायर होती है तो भी मदद कर सकते हैं, किसी तरह की गैस रिसाव की स्थिति बनती है तो भी वो मदद कर सकते हैं। उनके पास उस तरह के पूरे इक्विपमेंट्स हैं। और आपको शायद जानकारी होगी ये सुखद आश्चर्य होगा कि 70% लोग वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो इसमें काम करते हैं, और उनकी ड्यूटी बिल्कुल फिक्स है, 8 घंटे, मतलब 8 घंटे। और उसको बड़ा बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है उस जॉब को, और वेरी हाईली पेड। जितने भी वहाँ के इसमें काम करते हैं फायर फाइटर्स, वो बड़े रेस्पेक्टिव जॉब है और बड़े हाईली पेड होते हैं। तो अब उन्होंने कहा जब गैस रिसाव होता है, हमारे यहाँ की स्थिति वही है कि आज भी यूनियन कार्बाइड का वो कचरा जो है वो वैसा ही भोपाल में अभी भी पड़ा हुआ है। सिर्फ 128 की वहाँ गार्ड लगी हुई है, तो उसको अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए हम लोग, अभी भी रखा हुआ है। आज भी अगर कोई इस तरह की गैस रिसाव की घटना हो जाए तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। मैंने देखा वहाँ उन्होंने हमको भी प्रैक्टिस कराई थी। उनके पास 3 प्रकार के सूट्स थे, ए लेवल, बी लेवल, सॉरी, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल के। ए लेवल होता था वो बिल्कुल सिंपल होता था, उसमें आपका चेहरा खुला हुआ रहता था और आपको सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती थी। बी लेवल का जो सूट होता था उसमें आपका चेहरा तो ढका रहता था और सिलेंडर पीछे लगा दिया जाता था आधा किलो का। और उस सिलेंडर में जो सिंपली मैं आपको बताऊं कि कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, ये जो हवा होती है हमारी वही भरी हुई होती है उसमें। तो उसमें ये है कि आप सांस बाहर की तरफ छोड़ सकते हो। इतनी डेंजरस अगर कोई इस तरह का कोई रिसाव हो रहा है तो उसमें वो बी लेवल का सूट पहनते हैं। एक तीसरा होता है सी लेवल का, वो पूरा कंप्लीट बंद होता है, उसमें जो सिलेंडर होता है वो भी आपके पीछे लगा रहता है और वो सूट के अंदर होता है। माने आप जो सांस छोड़ते हैं वो भी सारी सांस आपके सूट में ही रह जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। माने इतने वो जैसे अब हमारे यूनियन कार्बाइड में जो गैस रिसाव हुआ था उसमें अगर है तो जरा सा भी छेद है और आपने सांस खींची है या छोड़ी है, वो बाहर चली गई तो आप भी इफेक्टेड हो सकते हो। तो उस तरह का सूट रहता है, उसमें आप सांस भी भारी सूट के अंदर ही छोड़ोगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो सिलेंडर होता है ज़्यादा भारी आप रख नहीं सकते क्योंकि आपको उसको लेके ऑपरेशन करना होता है। तो आधा घंटे का लगभग उसमें ऑक्सीजन वो हवा जो है वो होती है। अब उसी को लेके आपको अंदर ऑपरेशन करना है। अब हो सकता है कि आप आधा घंटे से ज़्यादा समय लग जाए आपको अंदर जाके ऑपरेशन करने में। तो उसमें ये कहा जाता था कि हम लोगों को प्रैक्टिस कराई जाती थी कि आप उसको ज़्यादा से कम सांस लो आप, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ। मैंने उसको आप जो 30 मिनट है तो उसको 40 मिनट 45 मिनट तक आप उसमें जो हवा है उसको रखो, ख़त्म मत करो, ताकि आप ज़्यादा देर ऑपरेशन कर सको अंदर जाके। और वो उनके पास सारे साधन होते हैं किस तरह से उसको, जो सबसे पहला काम होता है कि जो
पीड़ित व्यक्ति हैं उनको रेस्क्यू करना और जो उसके सोर्स हैं उसको बंद करना। तो वो जो सारे सोर्स बंद करने